नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। 15 अगस्त 2020 की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमने आज़ादी ली थी, लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं आई थी। इसके लिए बहुतों ने कुर्बानियाँ दी थी। भगत सिंह आज़ाद, B.R. अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सब ने अपना लहू बहाया। तो भारत का इतिहास हम कवर करने जा रहे हैं। हाउ इंडिया गेट इंडिपेंडेंस आज हम देखने वाले हैं पोर्टेबल पाठशाला की तरफ से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। 16वीं सेंचुरी आते आते भारत में यूरोपियन आने लगे थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत को कंट्रोल में लिए बिना ट्रेड इम्पॉसिबल है, क्योंकि बगल में चाइना है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, साउथ ईस्टर्न कंट्री भी तो है। तो भारत का एक्सेस चाहिए ही चाहिए था। वो चाहते थे कि भारत में हम ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे और पूरी दुनिया में ट्रेड करेंगे। तो सारे यूरोपियन यहाँ आने लगे थे। भारत को कॉलोनी बनाना ये सबका मकसद नहीं था। ब्रिटिश का भी इनिशियल मकसद ये नहीं था। वो यहाँ ये सोचकर नहीं आए थे कि भारत को कॉलोनी बना दे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि पूरे भारत पर हम कब्जा कर ले। तो इसकी शुरुआत हो गई थी बैटल ऑफ प्लेसी से। प्लासी के युद्ध 1757 से, 1764 का युद्ध बक्सर, उसके बाद 1761 का युद्ध बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद मैसूर का जो युद्ध हुआ जो 1799 में ख़त्म हुआ, 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन। इन सब युद्धों ने ब्रिटेन को बहुत मजबूत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया और मराठाओं के शासन को कम कर दिया और भारत हाथ से जाने लगा। उसके बाद 1857 का जब युद्ध हुआ, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गई और भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का। और ब्रिटिश सर ये बोलने लगे, हम तो पूरी दुनिया में सभ्यता लाना चाहते हैं, ये लोग असभ्य लोग हैं। और इस झूठ को फैलाकर अपना इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद भर भर के एक्सप्लोटेशन शुरू कर दिया। बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए गए और हमें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, भारत जब एक समय पर समृद्ध हुआ करता था, दुनिया का 30% GDP पे भारत कंट्रीब्यूट करता था, वो बिल्कुल ही डिक्लाइन करने लगा। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपने हाथ में लिया, क्योंकि बंगाल बहुत ही फर्टाइल रीजन था। एशिया का 60% ट्रेड बंगाल से होता था। उसके बाद धीमे धीमे करके बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये तीनों जगह पे सेंटर बना के पूरे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे 1885। 1885 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का जब जन्म हुआ तब शुरुआत ये नहीं बल्कि थी कि हमको आज़ादी दे। शुरुआत में कांग्रेस ब्रिटिश के साथ सामंजस्य बनाकर चल रही थी। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था उनका अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे आज़ादी का मांग तेज हो गई। 1885 में से लेकर 1905 तक मॉडरेटर का समय था। यहाँ पर जो नरम दल वाले थे, जिनके लीडर थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये कहते थे हमें आज़ादी तो चाहिए और हम आज़ादी लेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ साथ अभी हम उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सके। तो नरम दल वाले कानूनी हक मांग रहे थे, हमें कानून बदलना है, हमें टैक्स को कम करना है। वो दया याचिका और प्रार्थना में विश्वास करते थे। वहीं 1905 में गरम दल वाले देख रहे हैं ना कि किनकी फोटो लग रखी है, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये गरम दल वाले
कह रहे थे हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, ये अंग्रेज हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, हमको कोई दया याचिका नहीं चाहिए, हमें कोई कानूनी बदलाव नहीं चाहिए, हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। 1905 से इसकी शुरुआत उठने लगी और 1905 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बहुत बड़ा एक ब्लो था भारत को, जो मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि ये फूट डालने का काम था, क्योंकि हिंदू एरिया वाले और मुस्लिम एरिया वाले पार्ट को अलग कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे गरम दल वाले ने सीधे बोल दिया कि अब तो अंग्रेज़ों को छोड़ेंगे नहीं। तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट और इसी दौरान मुस्लिम लीग भी बन गई। तो स्वदेशी अपनाओ, स्कूलों का त्याग करो, जो स्वदेश से है उसी का उपयोग करे, जो भी अंग्रेज़ों ने बनाया है उन्हें बिल्कुल मत छुओ। और ये स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद सूरत अधिवेशन हुआ 1907 ईस्वी में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और कांग्रेस बढ़ गई। ये कि गरम दल वाले अपनी मांग पे अड़े थी और नरम दल वाले अपनी। तो सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब ब्रिटिश का रवैया क्या था कि ब्रिटिश तो चाहते ही थे कि कांग्रेस में फूट पड़ जाए, और तभी के समय में कांग्रेस लोगों की एकमात्र उम्मीद थी, और वही पे कांग्रेस का ही विभाजन हो गया। यहाँ तो कांग्रेस का ही विभाजन हो गया। अब यहाँ पे नरम दल वाले, जिनके लीडर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, वो तो ठीक है, ब्रिटिश ने इनके साथ अच्छा रवैया अपनाया, क्योंकि ये तो ब्रिटिश के साथ थे ना। ब्रिटिश अगर कोई एक्ट बनाते थे तो इन्हें बुलाते थे ना कि आइए और अपनी एडवाइस दीजिए। लेकिन गरम दल वालों का क्या, एक एक को पकड़कर जेल में डाला। बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला, लाला लाजपत राय को डाला, बिपिन चंद्र पाल को के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो यहाँ पर गरम दल वालों के खिलाफ अंग्रेजों का रवैया बहुत ही सख्त था। अब 1909 में एक और घटना हुई, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। और अब यहाँ पे देखते हैं कि अब मॉडरेट्स को लगता था कि अंग्रेज हमारे साथ हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को लगता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जो एक ठोस कानून मांग रहे हैं वो हमको देंगे। कुछ नहीं दिया। 1909 में ब्रिटिश का कानून आया, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। भारत बहुत टाइम से मांग कर रहा था कि एक अच्छा कानून दो, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कुछ नहीं मिला, उल्टा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं किया। साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट देंगे में पूरी तरह से विभाजन कर दिया। अब यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को समझ में आ गया था, मॉडरेट्स को समझ में आ गया था कि अंग्रेज क्या चीज़ है। इनके ऊपर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो हम मांग कर रहे थे हमको बिल्कुल नहीं दिया, तो ये तो बहुत हो गया। अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं। हो गया, ये बहुत बुरी चीज़ हुई। 7 साल तक भारत के मूवमेंट ठप पड़ गए। इस बीच में बहुत कुछ हुआ, पर हम इम्पोर्टेंट इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं। 7 साल के सारे मूवमेंट ठप पड़ गए। इसी दौरान होम रूल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक वापस आ गए थे और होम रूल आंदोलन भी शुरू हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लखनऊ सेशन या लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट, जिसको बोला जाता था, ये हिस्टोरिक था। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आ गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक दूसरे की मांगें मान ली थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि मुस्लिम लीग ने एश्योर किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, हम आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान लिया कि आपके सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ हम हैं।
तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ में आ गए थे। ये बहुत हिस्टोरिक सेशन था। लेकिन उसके बाद नई उम्मीद की किरण महात्मा गांधी का उदय हो गया। महात्मा गांधी पहले साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में इसने पहले सत्याग्रह चला रहे थे। उस समय जो कंडीशन थी भारतीयों की और अफ्रीकियों की, उनके लिए काम कर रहे थे। अब गांधी जी की भारत में एंट्री हो गई थी। तो जब 1919 में भारत आए, नहीं 1917 में भारत आए गांधी, तो उन्होंने सीधा सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उन्होंने पहले मौके को देखा, माहौल का जायजा लिया और कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी है। अब कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस समय वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने गांधी जी से वादा किया था कि आप हमारा साथ दीजिए और जब वार ख़त्म हो जाएगी तब गांधी जी लग गए। गांधी जी घर घर जाकर बोलते थे कि ब्रिटिश का साथ दो। अब उनको लग रहा था कि ब्रिटिश हमको आज़ादी दे देंगे, लेकिन जब वार ख़त्म हुई तो कौन सी आज़ादी, तो कौन सी आज़ादी, कहाँ की आज़ादी? मैं किसी आज़ादी को नहीं जानता। अंग्रेज़ों ने दे दिया धोखा। इससे पहले चंपारण सत्याग्रह भारत की पहली सबसे बड़ी जीत अंग्रेज़ों के खिलाफ। सत्याग्रह यानी कि सत्य का आग्रह, और चंपारण बिहार में है। बहुत बड़ी बुरी हालत थी। अंग्रेज क्या करते थे? कमर्शियल खेती करवाते थे। कॉटन की खेती करो, नील की खेती करो, वो फसल करो जो तुम खा नहीं सकते। अब नील को कोई किसान तो खा नहीं सकता। भारत में 3 कठिया सिस्टम था। तो हमारी हालत बहुत ख़राब थी। और फिर राजकुमार शुक्ल मिले गांधी जी से और कहा कि बिहार आइए, और गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ दिया। पूरा ब्रिटिश साम्राज्य इनके सामने झुक गया और उसके बाद एक एक करके सत्याग्रह करते गए और वो हीरो बन गए। उसके बाद भारत में 2 बड़े रिफॉर्म आए, जिसके बाद भारत का नॉन कोऑपरेशन सबसे पहले आया मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद रॉलेट एक्ट। भारत में हर 10 साल में कानून आना था। तो पहले 1909 में, फिर आना था उसके बाद 1919 में। हर कानून की समीक्षा करनी थी और भारत बार बार अच्छे कानून की मांग कर रहा था। और महात्मा गांधी को भी लग रहा था कि इस बार भारत को ताकत मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या क्या इम्पोर्टेंट था तो याद रखते हैं। ये पहला कानून था जिसमें डायरकी आ गई। इसका मतलब है डुअल गवर्नमेंट, मतलब प्रोविंशियल लेवल पर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था। सब्जेक्ट को 2 में डिवाइड कर दिया था, पहले सेंटर, दूसरा प्रोविंशियल। इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया। इसके तहत किसी भी नागरिक को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसे हत्याकांड के आहत होकर महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया। फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1925 में काकोरी इंसिडेंट हुआ। फिर 1927 में साइमन कमीशन। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जिनमें एक भी भारतीय नहीं था। अंग्रेजों ने एक कमीशन बैठाया नवंबर 1927 में, जो कानून बनाएगी, और इसमें 7 लोग थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। और अंग्रेजों ने कहा, तुम्हारी औकात क्या है, तुमको आता क्या है जो तुम कानून बनाओगे। उसके बाद नेहरू ने एक अलग ही कानून बना दिया, नेहरू रिपोर्ट के नाम से, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और इसमें बोला गया कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे। साइमन कमीशन पर वापस आते ही साइमन कमीशन के लिए बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पर
लाठियां बरसाई गई और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह का मूड खराब हुआ और उसने सौंदर्स को मार दिया था। 1928 में पूरी प्लानिंग होती है तो ये नया तबका खड़ा हो गया कि आकर कुछ कर लो, तुम्हारी बैंड बजा देंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह और बाकी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जाकर बॉम्ब फोड़ दिया और उसके बाद 1929 में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया और दांडी मार्च। उस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने बोला, नमक पे टैक्स क्यों लगा रहे हो, हर भारतीय नमक खाता है, ये तो बहुत ही कॉमन थिंग है, हर जगह यूज होता है, इस सॉल्ट लो को हटा दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अंग्रेज माने नहीं। गांधी जी ने 78 लोगों को जमा किया और दांडी मार्च साबरमती से शुरू किया और उसके बाद ये दांडी पहुँचे 12 मार्च 1930 को वहाँ पे 24 मील का डिस्टेंस कवर किया 24 दिनों में और वहाँ मुट्ठी भर नमक उठाया और नीचे फेंक दिया। सॉल्ट लो यहाँ तोड़ा गया और यहाँ 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी ने भी हिंसा नहीं की। अब यहाँ अंग्रेजों को पता चल गया ऐसा रहा तो काम नहीं चलेगा और अब यहाँ पर बातें शुरू हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज, और उसके बाद बातें शुरू हुई फर्स्ट राउंड टेबल जो कि 1930 में हुई और यहाँ पे भारत की पार्टियों को बुलाया गया। आइए बात करें और हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर करो। कांग्रेस ने पहली गोलमेज सम्मेलन अटेंड नहीं की क्योंकि सब तो जेल में थे ना, और जो जेल में नहीं भी थे उन्होंने भी इसे बॉयकॉट कर दिया। और मुस्लिम लीग ने इसे अटेंड किया। अब इसका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आई ही नहीं और इनके बिना कोई नतीजा आएगा कैसे। भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे तो उस समय ये पैक्ट साइन हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या बोलता था, इसमें बोला गया गांधी जी को अगली गोलमेज सम्मेलन में अपना आना पड़ेगा, तो गांधी जी मान गए। और फिर सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट को बंद करो, गांधी जी मान गए। और गांधी जी ने बोला जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सबको आप रिलीज करोगे। लॉर्ड इरविन ने बोला हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन जो कन्विक्ट हैं जिनके ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम है या हिंसक इल्ज़ाम है उनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगत सिंह को नहीं छुड़वाया गया। उसके बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो भी मांगे रखी उन्हें पूरा नहीं किया अंग्रेजों ने, और यहाँ सेकेंड राउंड टेबल पे गांधी जी को कुछ नहीं मिला। उसके बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्रेस्ड क्लास को हम अलग इलेक्टोरेट देंगे। तब गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिम लीग के साथ अगर डिप्रेस्ड क्लास को भी अलग इलेक्टोरेट दे देंगे तो भारत की मिट्टी के लिए खतरा है। उसके बाद BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ और उन्होंने कम्युनल अवार्ड को वापस कर दिया और अम्बेडकर ने बोला कि हम ये छोड़ देंगे और भारत की आज़ादी में अपना सहयोग देंगे, और यहाँ सारा मामला सुलझा लिया गया और डिप्रेस्ड क्लास वालों की मांग को भी पूरा किया गया। तभी पूना पैक्ट साइन हुआ गांधी और अंबेडकर जी के बीच। फिर थर्ड राउंड टेबल का कोई नतीजा नहीं आया क्योंकि सारे पॉलिटिशियन जेल में थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और इसे पॉलिटिकल यानी कि पार्शियल इंडिपेंडेंस बोला गया और इसमें डायरकी को समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी गई और इसमें इलेक्शन भी लड़ सकते थे कांग्रेस के लोग और सरकार भी बना सकते थे कांग्रेस। लेकिन 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया और अब ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन को हराया नहीं जा सकता, लेकिन जापान ने इसकी बैंड बजा दी।
और तब भारतीयों को पता चला कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। 1940 में पाकिस्तान रेजुलेशन पास हुआ। अब यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ कर दिया कि हमें अलग देश चाहिए। वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ और उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह भारत को इसमें शामिल करो। ये सारे एलाइड देश बोल रहे थे, लेकिन भारत शामिल नहीं हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। जब क्रिप्स मिशन आया तब उसने कहा आप हमारा साथ दो और जब वार ख़त्म हो जाएगा तब हम आपको आज़ादी देने के बारे में सोचेंगे। पहला, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, आपकी सरकार हमारे अंदर काम करेगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। भारत को की आर्मी ब्रिटिश इंडिया के तहत रहेगी और कोई भी राज्य चाहे तो भारत से हट सकता है। इन सब पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला क्या मजाक चल रहा है, और क्रिप्स मिशन के सारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी चीज़ की नया आंदोलन शुरू करना होगा और जापान का भी खतरा था कि वो हम पर हमला कर देंगे। अभी तक हम ब्रिटेन के अंदर थे, अब जापान के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिटेन का दुश्मन वो भारत का भी दुश्मन है। तो पहले ब्रिटेन को उखाड़ कर फेंको और यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया और ये बहुत ज़्यादा सफल भी रहा। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। रेलवे की पटरियों को उखाड़ कर फेंक दिया गया, हथियार लूट लिए गए, टेलीग्राफ लाइन को हटा दिया गया। लेकिन अंग्रेज भी काफ़ी सख्ती से पेश आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट ज़्यादा सक्सेस रहा और इसी बीच एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो चल ही रहा था और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलग अलग डिमांड है। मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान चाहिए और भारत के बंटवारे को इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकार कर रही है। अब जब वर्ल्ड वार 2 समाप्त हुआ, ब्रिटिश के हालत ख़राब हो गई और कह रही है हमको पावर ट्रांसफ़र करनी है, किसी को भी करे, लेकिन अब हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। जल्दी से ये डेडलॉक को सॉल्व करो। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 को और कैबिनेट मिशन ये बोलता है कि फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान नहीं होगा। उसके बाद जोग्राफिकली सिमिलर एरिया को बांट दो और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए और प्रोविंस का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जिनकी ग्रुपिंग हुई उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और फिर ये सब मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इसे भी नकार दिया गया और प्राइम मिनिस्टर इटली का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने कहा 1948 तक समय दे रहा हूँ, सरकार बनाओ और जो भी सरकार बनाएगा, चाहे मुस्लिम लीग हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, जो भी सरकार बनाएगी उसे पावर ट्रांसफ़र कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। और यहाँ माउंटबेटन को भेजा गया और फिर 1947 का माउंटबेटन प्लान आता है और माउंटबेटन प्लान में बोला गया सबसे पहले तो पाकिस्तान होगा, डोमिनियन सरकार नहीं होगा। सरकार या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए या मुस्लिम लीग बनाएगी और यहाँ पे पंजाब और बंगाल से वोटिंग करवा लो, जो हिंदू मेजोरिटी एरिया और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, कि कौन किसके साथ जाएगा। और यहाँ 2 देश होंगे और 2 कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इसी माउंटबेटन प्लान पर सबने हाँ बोला, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोला गया और यहाँ पर हर कोई राजी था। और फिर 15 अगस्त 1947 को इतना सब कुछ होने के बाद भारत को आज़ादी मिली और भारत आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू को का वो भाषण ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी, लेकिन यहाँ पर भारत के 2 टुकड़े हो गए थे और कश्मीर के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई। इतना सब के बाद भारत आज़ाद हुआ। तो अब ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। अगर आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों और परिवारों को के बीच, उन्हें भी तो पता चले कि भारत ने आज़ादी के लिए कितना कुछ सहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आप सभी को मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।